सर बताएं आप लोग। आप लोगों के सामने ये इंडेक्स वाली पावर पॉइंट आ रही है आप लोगों को नजर? जी सर। आ गई है, ठीक है। यस सर। बताएं फिर अब आप लोग हम कौन सी इंडेक्स को स्टार्ट करें? बता दें यार, आप लोग क्या खामोश होकर क्यों बैठ जाते हैं? जल्दी से बताएं। जूम का सेशन है सर इसमें। ऑर्डर वाइज कर लें। क्या ऑर्डर वाइज कर लें सारी? चलो एक सबसे पहले जो है ना, इसमें शायद एक मोबिलिटी इंडेक्स थी जो डॉक्टर आबिर ने कहा था कि वो रह गई है, उसको देख लेते हैं। मोबिलिटी इंडेक्स, यस, मेरा ख्याल है यही है। हाँ, ये नजर आ रहा है मोबिलिटी इंडेक्स पे सब हैं? सबको मोबिलिटी इंडेक्स की स्लाइड नजर आ रही है ना? जी सर। ओके, अच्छा। मोबिलिटी इंडेक्स बेसिकली होती क्या होता है, इसमें हम आज डिस्कस करते हैं। देखें, बिकॉज ऑफ द नेचर एंड फंक्शन ऑफ द पेरिडोंटल लिगामेंट, टीथ हैव अ स्लाइट नॉर्मल मोबिलिटी। पेरिडोंटल लिगामेंट का आप लोग को कुछ अंदाजा है जो हमने पीछे अपनी इंडेक्सेस कितनी की हैं। पेरिडोंटल लिगामेंट बेसिकली जो है हमारी जो टूथ है, जो जिस स्ट्रक्चर के अंदर एम्बेडेड होता है बोन के अंदर, वो सराउंडेड होता है पेरिडोंशियम के अंदर। जो होता है पेरिडोंशियम के अंदर हमारे पास पेरिडोंटल फाइबर्स आते हैं, लिगामेंट्स आते हैं, ठीक है। और जो कि जो है ये इसके टूथ के सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसने इन टूथ को ग्रिप की हुई होती है। जस्ट लाइक कि आप देखते हैं कि कहीं एक सेंटर ऑफ द रोड में अगर आपने एक कोई पोल आपने इसको पोल को खड़ा किया है, तो पोल को एक स्टेबल रखने के लिए आप एटलीस्ट 2 डायरेक्शन से उसको कोई ना कोई किसी रोप से इसको सपोर्ट देते हैं, ठीक है। इसी तरह जो हमारे जो दांत हैं, जो हमारी इस बोन के अंदर इम्बेडेड है, उनको सपोर्ट देने के लिए हमारे पास पेरिडोंटल फाइबर्स और लेगामेंट्स होते हैं, ठीक है। अब इन फाइबर्स और लेगामेंट्स की जो है एक नॉर्मल फंक्शनिंग को अगर हम देखें तो उसमें हमें नज़र आता है कि जो हमारे टीथ है ना, वो उनके अंदर बहुत नॉर्मल एक मोबिलिटी होती है, मोबाइल होते हैं उनके अंदर। एक थोड़ा सी आप कह लें कि एक कुशनिंग इफेक्ट जो है ना, वो हमारे पेरिडोंशियम जो है ना उनको प्रोवाइड कर रहा होता है। इतने रिजिडली हमारे दांत नहीं लगे हुए। अगर इतने रिजिडली लगे हुए होते तो हम किसी भी हार्ड चीज़ को अगर बाइट करते तो हमारे दांत सबसे पहले टूट जाते, ठीक है। अभी भी टूट जाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे दांत नहीं टूटते किसी हार्ड चीज़ को बाइट करने में, मगर उस तरह से नहीं, वरना कि हम एक दफ़ा ही बाइट लें तो हमारी जो है सारी चीज़ें दांत टूट जाए, साइड हो जाए, ठीक है। Mobility can be considered abnormal or pathological when it exceeds the normal limit. Increased mobility can be an important clinical sign of the disease. Mobility के जो causes हैं, let's talk about them. Number one जो cause mobility का है, that is inflammation. Inflammation in the periodontal ligament leads to degeneration or destruction of the fibers. जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो पेरिडोंटल लिगामेंट्स हैं उसके अंदर हमारे पास फाइबर्स हैं। अगर हमारे पेरिडोंशियम के जो पेरिडोंटल लिगामेंट्स हैं उनमें अगर कोई इन्फ्लेमेशन हो जाए किसी भी वजह से, ठीक है, तो हमारे जो ये फाइबर्स हैं उनके अंदर डीजनरेटिव चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं और उन फाइबर्स की डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब जब उन फाइबर्स की डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई तो वो टूथ को कैसे इतना जो है वो सिक्योर रख सकते हैं, ठीक है। Number two, loss of support. Loss of sufficient support by alveolar bone and periodontal ligament destroyed by periodontal infection can increase the mobility. ठीक है, that means कि हमारी जो alveolar bone है, जो हमारी socket जिसके अंदर हमारा दांत है, अगर उसके अंदर उसका लॉस हो जाए, सफिशिएंट लॉस हो जाए, तो हमारे जो है ना मोबिलिटी वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है।
आप पेरिडोंटल इन्फेक्शन में अगर देखें, पेरिडोंटाइटिस अगर किसी पेशेंट को हुआ हुआ है या जिंजिवाइटिस अगर हुआ हुआ है, ठीक है, तो उनके अंदर ये मोबिलिटी जो है बहुत ज़्यादा देखी जाती है। पेरियो के जितने पेशेंट्स आते हैं पेरियो प्रॉब्लम्स के साथ, जिसमें इन्फ्लेम गम जिनके होते हैं पेशेंट्स के, उनके अंदर सबसे जो एक कहते हैं मेजर जो चीज़ हमें नज़र आ रही होती है वो होती है मोबिलिटी। अच्छा, ये मोबिलिटी फॉरन नहीं स्टार्ट हो जाती है। अगर पेरिडोंशियम अगर किसी का ख़राब है, पेरिडोंटल प्रॉब्लम अगर किसी को शुरू हो गई है, पेरियो रिलेटेड उनके गम्स की डिजीज़ अगर स्टार्ट हो गई है, तो ये एक सिक्वेंशियल पैटर्न में चल रहा होता है। पहले आपके गम्स की इन्फ्लेमेशन, पहले रेडनेस कराता है, फिर स्टेजेस होती हैं इनकी, ठीक है, और एंड में जाके जो है ना, ये जब अगर हम इसकी टेक केयर ना करें तो ये हमारी एल्वियोलर बोन को खाना शुरू कर देते हैं। एल्वियोलर बोन की रिजॉर्प्शन होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जो है ये आपके दांतों की मोबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। और इसमें जो थर्ड कॉज जो है दैट इज ट्रॉमा फ्रॉम ओक्लूजन। इंजरी टू द पेरिडोंटल टिश्यू कैन रिजल्ट फ्रॉम ओक्लूजल फोर्सेस, ठीक है। ओक्लूजल फोर्सेस, अगर किसी की फॉर एग्जांपल बाइट इतनी स्टेबल नहीं है, ठीक है, उसकी ओक्लूजन जब वो ओक्लूड कर रहा है, दांत बंद कर रहा है, तो वो कोई एक दांत उसका एक सुप्रा इरप्ट किया। सुप्रा इरप्ट का मतलब क्या होता है कि अगर एक नॉर्मल दांत एक आर्च में अलाइन हुए हैं, उसमें से कोई एक दांत थोड़ा सा उस लेवल से ज़्यादा इरप्ट किया हुआ है, अपनी नॉर्मल ओक्लूजन ज़्यादा आया हुआ है, तो वो जो उसका अपोजिंग दांत होगा उसके ऊपर वो ज़्यादा प्रेशर इंसर्ट करेगा, और सिर्फ उसका कांटेक्ट जो है हमारी पूरी आर्च, अपर और लोअर आर्च में, वो उस दांत का पहले बनेगा जो सुप्रा इरप्ट हुआ हुआ है। मींस जो सुप्रा इरप्ट अपनी नॉर्मल आर्च से ज़्यादा हुआ हुआ है, जो ज़्यादा ग्रो किया हुआ है, वो सिर्फ कांटेक्ट बनाएगा पहले उसके अपने अपोजिंग दांत के साथ। अब जब ये कांस्टेंट इस तरह का वो बना के रखेगा कांटेक्ट, तो वो जो अपोजिंग दांत है, फॉर एग्जांपल अगर अपर आर्च का हमारा एक दांत एक सुप्रा इरप्ट हुआ है और लोअर आर्च के दांत के ऊपर वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, वो कांस्टेंट उसको ट्रॉमा क्रिएट कर जा रहा है, ठीक है। क्रूजली जो है ना उसके ऊपर ट्रॉमा हो रहा है लोअर टीथ के ऊपर, तो वो उसके पेरिडोंटल टिश्यू को जो है ना वो डैमेज करेगा। सॉरी। अब हमारे पास प्रोसीजर हम देखते हैं कि हमने डिटरमिन किस तरह करना है मोबिलिटी को। नंबर 1, position the patient for clear visibility with maximum light and ready accessibility through convenient retraction. आप पेशेंट को 12 o'clock पे अगर आप उसको पेशेंट को लाई डाउन कराते हैं, ठीक है, अपनी डेंटल चेयर पे, हमारा मेरा ख्याल है कि एक एर्गोनॉमिक्स का एक प्रैक्टिकल है, वो इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि मैं वो आपकी प्रैक्टिकल नोटबुक से ना कुछ जो प्रैक्टिकल्स हैं उनकी मैं पिक्चर्स लेकर उनको पावर पॉइंट पे कन्वर्ट कर दूँ, तो जिन बच्चों के पास वो नहीं है ना नोटबुक्स, प्रैक्टिकल नोटबुक, तो वो भी देख सकें, और मैं आप लोगों को फिर भेज भी दूंगा इंशाल्लाह। अच्छा, आपने पेशेंट को एक इस तरह बिठाना है कि डेंटल चेयर पे आपने देखते ही ऊपर डेंटल चेयर पे बिठाएं पेशेंट को और फुल रिक्लाइन कर लें, और आप पेशेंट के बिल्कुल हेड साइड पे बिल्कुल उसकी बैठ जाए, ठीक है। आपको उसमें मैक्सिमम विजिबिलिटी आपके पास है कि मैक्सिमम लाइट का एक्सपोजर भी आ रहा होगा, ठीक है। नंबर 2, स्टेबलाइज द हेड, ठीक है। मोशन ऑफ द हेड, लिप्स और चीक कैन इंटरफेयर विद ट्रू इवैल्यूएशन ऑफ द मूवमेंट। तो बेसिकली आपको यू नीड दिस कि आपका जो हेड है, लिप्स है और चीक्स हैं, इनके मोशन को आपने बिल्कुल जीरो कर देना, देयर शुड बी नो मूवमेंट एट ऑल, ठीक है। क्योंकि जब आपने इवैल्यूएशन करनी है तो मूवमेंट की, तो ये बड़ी माइन्यूट सी होती है जो नॉर्मल होती है, ठीक है, वो तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि नॉर्मल फिजियोलॉजिकल मूवमेंट हो रही है इसमें या नहीं, ठीक है, मोबिलिटी है या नहीं। जो पैथोलॉजिकल होती है वो तो हम ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 अगर देखें ना, तो वो तो ग्रेड 3 तो बड़ी आसानी से नजर आती है, वो तो हिल रहे होते हैं, ठीक है। अब आपने क्या कहना है, यूज टू सिंगल एंडेड मेटल इंस्ट्रूमेंट्स विद ब्लंट एंड, use of wooden tongue depressors or plastic mirror handle is not recommended because of their flexibility. What we usually used to do was कि हम माउथ मिरर्स लेके उनके जो हैंडल पार्ट होता है, उसकी मतलब उसके एंड जो होते हैं माउथ मिरर्स के अपोजिंग एंड, उनको हम लेके। सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है। अब ठीक है बेटा, हेलो
सर 1 मिनट आती है, 10 सेकंड नहीं आती, फिर 1 मिनट आती है, फिर 10 सेकंड नहीं आती, यूं हो रहा है। एक सेकंड अभी देखते हैं यार। अब बताएं, अब ठीक है? हेलो, अब तो नहीं प्रॉब्लम कर रही है आवाज? नहीं सर, बहुत स्लो आ रही है, समझ नहीं आ रही। सर अभी भी काफी हल्की है। हल्की है या वो टूट टूट कर आ रही है यार? सर अब सही आ रही है, अब जब आप अब बोल रहे हैं अब सही आई है। ओके, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि हम इसको मोबिलिटी को हमने किस तरह डिटरमिन करना है, एग्जामिन किस तरह करना है। तो बेसिकली आपके पास माउथ मिरर्स हैं, ठीक है। आप उनके जो एंड्स होते हैं जैसे सब पकड़ते हैं हैंडल पार्ट, उधर से आपने दोनों मिरर्स को पकड़ना है। अभी मैं आपको नेक्स्ट एक साइड बार जो है ना आपको मैं दिखाता हूँ उसको, वो और आपने फिर दांत के ऊपर रख के किस तरह से एग्जामिन करना है। वुडन स्टिक्स और जो टंग डिप्रेसर्स हैं और प्लास्टिक मिरर्स हैं, क्योंकि उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, so we that is not recommended to the mobility. Okay. Testing with fingers without the metal instruments can be misleading because of the soft tissue of the fingertips can move and give an illusion of the truth movement. मतलब this sentence makes sense. आप इसको अभी भी करके अपने किसी लैपटॉप की स्क्रीन पे या कहीं भी रख के आप देख लो किसी चीज़ को हिलाने के लिए। हमारी स्किन क्योंकि सॉफ्ट है तो हम इसको डायरेक्टली उसके साथ जो है ना इसकी मोबिलिटी देख सकते हैं दांत की। हमें ये ज़रूर इसमें ये फील होगा कि हाँ यार इट्स द ट्रुथ मोमेंट, बट एक्चुअली इट्स नॉट, इट्स जस्ट द सॉफ्ट टिश्यू जो है ना उसकी डिप्रेशन है, वो डिप्रेस हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है, ठीक है। Number 4 step is apply specific firm finger rest or fulcrum. A standardized finger rest pressure contributes increased consistency to determinations. The teeth may be dried with air or sponge to prevent slipping of the instruments or the finger on the finger rest. बेसिकली ये फल्क्रम हम इस चीज़ को कहते हैं कि जब हम एग्जामिन करने के लिए या कोई प्रोसीजर करने के लिए हमने एक जब इंस्ट्रूमेंट पकड़ा होता है तो यूजुअली हमारी जो इंस्ट्रूमेंट की जो ग्रिप है वो हम उसको जिस तरह हम पेन पकड़ते हैं अपने, उस तरह हमने उसको पेन ग्रैस्प कहते हैं, ठीक है, हमने उस तरह पकड़ा होता है इंस्ट्रूमेंट को। तो हमारी जो बाकी फिंगर्स हैं जिसमें हमारी पास लिटिल फिंगर, रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर रह जाते हैं, हमने उन फिंगर्स के थ्रू आइदर हम सेम आर्च के ऊपर रेस्ट करते हैं, उन दोनों फिंगर्स को रखते हैं, या किसी टूथ के ऊपर उन फिंगर्स को रेस्ट करते हैं ताकि हमारे पास स्टेबिलिटी आए और हमारे हाथ हवा में ना मूव कर रहे हो जब हम एग्जामिन करें, ठीक है। दैट्स व्हाट फल्क्रम इज। तो हमने बेसिकली जब टूथ के ऊपर अपना फल्क्रम, टूथ को किसी को फल्क्रम बनाना है, हम ये फिंगर्स रखनी है, तो आप उसको ड्राई कर सकते हैं विद स्पंज और एयर ड्राई कर सकते हैं ताकि वो स्लिप ना हो। और जब आपने फिंगर रेस्ट अपना बना लिया, फल्क्रम बना लिया, डिटरमिन कर लिया, उससे क्या होता है कि हमारा जो प्रेशर है वो एक बड़ी प्रिसाइजली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो कहीं एक आपकी जो है जो रीडिंग आपने लेनी है ना उसमें प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता। और आपको जैसे पिक्चर में नजर आ रहा है, हेलो सर स्क्रीन शेयर कर दें, आवाज भी बहुत हल्की आ रही है और स्लाइड्स भी नजर नहीं आ रही, तो मुश्किल हो रही है समझना। तुम लोग स्क्रीन शेयर नहीं हो रही थी। अच्छा, अब आप लोगों के नज़र आ रहा है ये जो मैं आपको बता रहा था ये टाइफोडॉन नज़र आ रहा है जिसपे वो मिरर के दो एंड्स को उसने रखा हुआ है एक दांत के अगेंस्ट, उसकी मोबिलिटी चेक करने के लिए बैठे हुए नज़र आ रहा है। इज इट विजिबल टू यू गाइस? यस सर।
जी सर आ रहा है। यस सर नजर आ रहा है। ओके दैट्स गुड। यस सर क्लियर है। सर ये मुझे आप लोगों ने पहले बताया नहीं, मेरा वो इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा मैंने चेंज किया था, तो वो प्रॉब्ली आपको स्लाइड्स नजर नहीं आ रही। अच्छा, नंबर 5 द नेक्स्ट स्टेप है वो आपने क्या करना है, अप्लाई द ब्लंट एंड ऑफ द इंस्ट्रूमेंट टू द ऑपोजिट साइड ऑफ द टूथ एंड रॉक द टूथ टू टेस्ट हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी। Keep both instrument ends on the tooth as pressure is applied first from one side and then the other side. अच्छा, अब इसका प्रोसीजर क्या है? फॉर एग्जांपल अगर आपने लेबियल साइड, मतलब लेबियल साइड हमारे पास जो है, आपको पता है लेबियल और लिंगुअल साइड्स का आप लोगों को अंदाजा है कि नहीं है? इफ आई से इट्स लेबियल साइड और लिंगुअल साइड, तो आप लोगों को पता लग रहा है कि नहीं? जी सर, पता लग रहा है। ठीक है, अच्छा दैट्स गुड। आपने क्या करना है, आपने फॉर एग्जांपल जिस तरह इस पिक्चर में मैंने शो किया हुआ है कि ये हमारा टूथ नंबर है 1 2 3 3 2 है, ठीक है, हमारा लेटरल इंसाइजर है लोअर क्वाड्रेंट का, ठीक है। अब इस टूथ को अगर उसने एग्जामिन करना मोबिलिटीज की, तो उसने लिंगुअल साइड पे भी इसके रखा हुआ है इंस्ट्रूमेंट, और उसकी लेबल साइड पे भी रखा हुआ है। अब आपने क्या करना है, जब आपने इसको मोबिलिटी को एग्जामिन करना है, तो आपने लिंगुअल साइड पे आपने इसको इंस्ट्रूमेंट को दांत के साथ लगे रहने देना है, और आपने लेबियल साइड से उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करना है, ठीक है। इस तरह इन्होंने ये कहा है, apply the blunt ends of the instrument to the opposite side of the tooth and rock the tooth to test horizontal mobility. Keep both instrument ends on the tooth as pressure is applied first from one side and then on the other side. आपने जब आपने लेबियल साइड पे प्रेशर अप्लाई किया, तो लिंगुअल साइड से आपने इंस्ट्रूमेंट को हटाना नहीं, वहीं पे रहेगा स्टेबल, और जब आप लिंगुअल साइड से लगाएंगे तो लेबियल साइड वाला आपका इंस्ट्रूमेंट उधर ही रहेगा। Test vertical mobility depression that is into socket by applying the occlusal or incisal surface pressure with one mirror handle. मतलब कि जो इस स्लाइड में देखें, अब आपने इसकी अगर वर्टिकल इसकी मोबिलिटी चेक करनी है, तो आपने इसकी इंसाइजल सरफेस पे आपने मिरर का जो ये एंड है, इससे आपने इसको अंदर कंप्रेस करना है, थोड़ा सा प्रेशर आपने अप्लाई करना है, ताकि वो आप इसकी देख सकें वर्टिकल मूवमेंट कितनी हो रही है, ठीक है। टेस्ट ईच प्राइमरी अबटमेंट टूथ ऑफ अ फिक्स्ड पार्शियल डेंचर, ठीक है। अब फिक्स्ड पार्शियल डेंचर क्या होता है, इसका कुछ आइडिया है आप लोगों को? आप लोगों को डीएम में कुछ इसके बारे में पढ़ा है, पार्शियल डेंचर्स के बारे में? यस सर, आइडिया है, बताया हुआ है। अब अबटमेंट टूथ क्या होता है? अबटमेंट टूथ वो होता है जिसकी सपोर्ट लेके हम आर्टिफिशियल टीथ लगाते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रिज लगाना है या हमने पार्शियल डेंचर लगाना है, ठीक है, तो अबटमेंट बेसिकली एक सपोर्टिंग दांत होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसी तस्वीर को देखें, हमारे पास ये सारे दांत हैं, ये नेचुरल है। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास इसमें ये दो सेंट्रल इंसाइजर्स ना हो, ये वाला और ये वाला सेंट्रल इंसाइजर ना हो, और हमने इसके ऊपर एक रिप्लेसमेंट देनी है, तो हमने इसके साथ ये वाला दांत और ये वाला दांत, इनको अबटमेंट के तौर पे यूज करना है। इनकी सपोर्ट लेके हमने इन दोनों को रिप्लेस करना है, ब्रिज जिसे हम लगाते हैं। तो इसमें वो ये कह रहे हैं कि टू टेस्ट ईच प्राइमरी अबटमेंट टूथ ऑफ अ फिक्स्ड पार्शियल डेंचर, ठीक है, कि ये जो दांत जिनकी हमने सपोर्ट ली है टू रिप्लेस दीज टू, और हमारे पास ये अबटमेंट है और ये अबटमेंट है, इनकी मूवमेंट भी हमने देखनी, इनकी मोबिलिटी देखना हमारे लिए बड़ा जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने एक पेशेंट आपके पास क्लिनिक में आता है, उसके ये दो सेंट्रल इंसाइजर्स मिसिंग है, और उसके साथ ही साथ ये वाला लैटरल इंसाइजर और ये वाला लैटरल इंसाइजर, उनकी मोबिलिटी नॉर्मल से ज़्यादा है, तो आप इन दोनों लैटरल इंसाइजर्स को एज एन अबटमेंट नहीं यूज़ करोगे। इनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि ये जो है वो फोर्सेस को अपने ऊपर ले लें, ठीक है। बेसिकली अब ये जो दो अबटमेंट वाले दांत हैं, इन्होंने इन दो दांतों का प्रेशर भी अपने सर पे लेना है, ठीक है। तो वो जो फोर्सेस पड़नी है वो दो दांतों के ऊपर चार दांतों की पड़नी है, तो वो नहीं ले सकेंगे अगर उनकी मोबिलिटी ज्यादा है, ठीक है। ये देखो, ये क्लिनिकल आपको पिक्चर दिखा रहे हैं कि किस तरह वो एग्जामिन कर रहा है, ठीक है, और ये डायग्राम है। नेक्स्ट, रिकॉर्ड डिग्री ऑफ मूवमेंट। अब इसका हमारे पास जो जब हम चार्टिंग कर रहे हैं, हम इसकी देख रहे हैं, तो उसका स्केल हमने देखा हुआ, स्केल डिवाइस ऐसे हुआ हुआ है कि n दैट इज नॉर्मल फिजियोलॉजिकल मूवमेंट, ठीक है, 1 स्लाइट मोबिलिटी ग्रेटर देन नॉर्मल, नंबर 2 मॉडरेट मोबिलिटी greater than 1 mm displacement,
Number 3, severe mobility may move in all directions, vertical as well as horizontal. ठीक है. अब जो normal mobility, all teeth have a PDL that have a PDL movement. ठीक है. PDL की वजह से एक normal mobility उनके अंदर आती है. अच्छा, एक नाम इसमें बीच में आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है एनकाइलोसिस. एनकाइलोसिस इज बेसिकली जीरो मोबिलिटी. अब एनकाइलोसिस होता किस तरह है, दैट्स अ डिफरेंट फिनोमेना, इसको भी हम डिस्कस करते हैं बाद में. अगर आप लोगों के पास किसी को सिर्फ बुक पढ़ी हुई है तो काइंडली जरा ये इसकी जो डिग्री ऑफ मूवमेंट का जो स्केल है जरा इसको देख लें. अगर बुक में इन्होंने स्पेसिफाई किया हुआ है कि नॉर्मल फिजियोलॉजिकल मूवमेंट कितनी है, 1 mm होती है या क्या होती है. मेरा ख्याल है कि जो हमने पढ़ा था नॉर्मल फिजियोलॉजिकल मूवमेंट वो 0.5 से 1 mm के दरमियान होती है. तो प्लीज़ अगर किसी पास अभी बुक है तो वो इसको ज़रूर देख ले यार. अच्छा, एनकाइलोसिस का मैं आपको बता रहा था. एनकाइलोसिस बेसिकली क्या होता है? एनकाइलोसिस बेसिकली ये होता है जब दो हार्ट स्ट्रक्चर्स आपस में फ्यूज़ हो जाएं. फॉर एग्जांपल अब हमारे पास ये जो मैंने आपको पहले बताया एल्वियोलर बोन, हमारी जो सॉकेट है जिसके अंदर हमारा टूथ एम्बेडेड है, तो उसको टूथ को सराउंड करने के लिए हमारे पास ये आपको नज़र आ रहा होता है कि सॉफ्ट टिश्यू भी होता है और हमारे पेरिडोंटल फाइबर्स होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं. जब ये फाइबर्स और लिगामेंट जो हैं ये डिस्ट्रॉय होते हैं ड्यू टू एनी रीज़न और यहाँ पे ये रिजॉर्प्शन शुरू होती है इस रेड पोर्शन की एल्वियोलर क्रेस्ट, तो ये जो हमारी रूट्स हैं ये डायरेक्टली बोन के साथ जो है ना फ्यूज कर जाती हैं. जब बोन एक हार्ट स्ट्रक्चर है, रूट हमारी हार्ट स्ट्रक्चर है, दोनों आपस में फ्यूज हो जाएंगी तो उस टर्म को हम कहते हैं एनकाइलोज होना, मतलब जीरो मोबिलिटी हो जाती है. तो ना दांत ऊपर को मूव करते हैं ना नीचे को मूव करते हैं, दैट स्टेज देयर, और वो एक रिजिड अटैचमेंट हो जाती है. ठीक है. आप एक एनकाइलोसिस की टर्म अपने फाइनल ईयर में भी पढ़ेंगे जब आप TMJ का एक चैप्टर है उसके अंदर पढ़ेंगे. TMJ एनकाइलोसिस बड़ी कॉमन अब प्रॉब्लम बनती जा रही है और आप ये ऑर्थो में भी शायद पढ़ेंगे. ठीक है. अब आप मुझे बताएं इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दें. ये आपका मोबिलिटी इंडेक्स वाला भी आज खत्म हो गया. अगर आपको सर एनकाइलोसिस एक दफा दोबारा बता दें. क्या चीज? सर एनकाइलोसिस दोबारा बता दें. एनकाइलोसिस दोबारा बता दूं यार. एनकाइलोसिस बेसिकली जो है ना जब टू हार्ट स्ट्रक्चर की जो है ना मतलब कि जॉइंट या कोई बोन किसी हार्ट स्ट्रक्चर के साथ फ्यूज हो जाए. वैसे नॉर्मली ये जॉइंट्स के अंदर होता है. मैं आपको फिर भी ना इसको एक बेहतर एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूँ. ये डूडल कौन ड्रॉ करना शुरू हो गया? आगे हो बात पे कल डांट पड़ी थी. ये देखिए नजर आ रहा है आप लोगों को? ये नजर आ रहा है? यस सर. यस सर, नजर आ रहा है. यस सर. जी सर, आ रहा है.
इसको यहाँ से आप समझें। ये चीज नजर आई? आप लोगों को आवाज आई थी इस पे? नो सर, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आई थी? अच्छा चलो मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली क्या होता है, मैंने जिसमें आपको बताया है कि ये जब हमारा जो टूथ है उसके सराउंडिंग ये जो लिगामेंट्स हैं, अगर ये रिजॉल्व कर जाएं, ठीक है, ये किसी तरह डिस्ट्रॉय हो जाए, तो हमारा जो टूथ है उसकी जो रूट्स हैं वो डायरेक्टली बोन के साथ अटैच हो जाती हैं। एक फर्म अटैचमेंट, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट होती है कि जब अगर आप कहें ना कि हम उस दांत को हमने निकालना है, या दांत कभी खुद से निकलेगा, तो वो साथ अपने उस बोन का चंक भी जो है ना वो प्रोबेबली लेके निकलेगा। एक रिजिड अटैचमेंट जो हो जाती है ना, उसको हम कहते हैं एंकाइलोसिस। कि दांत के जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं, जो लिगामेंट्स हैं, वो डिस्ट्रॉय हो गए हैं, और जो बोन है नीचे उसके साथ वो डायरेक्टली जो है ना वो एक कनेक्शन बना चुका हुआ है। आया समझ कुछ या नहीं? किसने पूछा जी था? सर, आ गया। किसने पूछा था ये? अच्छा यार, अब रोल कॉल का टाइम है, मैं ज़रा रोल कॉल भी ले लूँ आपकी। ऐसा चलो ठीक है, आपकी रोल कॉल मैंने यहाँ पे कर ली है, खुद ही कर ली है। तो अच्छा, मैंने आपको जिस तरह बताया था वो चीज़, अब आप इस वीकेंड पे आपका मोबिलिटी वाला टोटली ख़त्म हो गया है। हेलो, आवाज़ आ रही है? सर बहुत कम आवाज आ रही है आपकी। बट अब वो सुन लो, मैं चलो माइक उठा लिया मैंने। अब आपने क्या करना है कि इस वीकेंड पे प्लीज़ ये मोबिलिटी वाला सारा जो चैप्टर है ना, इसको प्लीज़ गो थ्रू करिएगा। हम ट्यूसडे को इसके ऊपर आपसे क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे और डिस्कशन भी करेंगे, जो मोबिलिटी जो भी इंडिसेस जो हमने पहले पढ़ी है सारी। प्लीज़ इसको बुक से गो थ्रू करें। अहमद आप जाओ, क्या ना एलीज जाओ, आप काम कराओ, आप पता नहीं क्या, मगर पढ़ लेना आप लोग सारे, ठीक है? आ, एक वो जो रोल नंबर 16 था बच्चे, अब जो भी सप्ली वाले, हाँ कल भी एक नोटिफिकेशन आया था, तो पता नहीं यूएचएस की तरफ से भी आया नहीं आया, और गवर्नमेंट ने ओके कर दी है, इजाज़त दे दी है सप्ली के एग्ज़ाम की, बट जस्ट फॉर फाइनल ईयर एमबीबीएस, ठीक है? बीडीएस का अभी कुछ भी नहीं पता, सिर्फ अभी एमबीबीएस सप्ली की जो है ना इजाज़त मिल गई है। तो आप काइंडली अपना जो है फोकस करें इसमें, तो आपको लेक्चर दिया था पहले भी और आज भी, और इसको प्रिपेयर करें ट्यूसडे के लिए, ठीक है जी? ओके, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।